ये बात अलग है कि तुम ना बदलो, जमाना बदल रहा है। ये बात अलग है कि तुम ना बदलो, जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पर खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। यही जुनून ये ख्वाब मेरा है, यही जुनून ये ख्वाब मेरा है। चिराग वहां जला दूं जहां अंधेरा है। लोग उद्घाटन समारोह के थे, कार्नेलिया से शादी करा दिया। उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए। तरंगदैर्घ्य का मात्रक है, किसका है कि 4 राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं अभी तक। दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, वो है नोबेल पुरस्कार। गुजरात में है चेन्नई सुपर किंग्स। मुंबई इंडियंस कितनी बार जीती हो बताओ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके विज्ञानपुर चैनल में। आज हम आपको एसएससी जीडी का प्रैक्टिस तीसरा सेशन कराने जा रहे हैं, जो कि एसएससी द्वारा पूछा गया अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, करा टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह के भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो ए बाबू, जो आपका ऑप्शन है मनप्रीत सिंह, मैरी कॉम, बजरंग पुनिया, नीरज चोपड़ा। तो देखिए जरा सा, मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम, ये दोनों लोग उद्घाटन समारोह के थे। ये उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे। ये हॉकी टीम के कैप्टन हैं और ये मुक्केबाजी, बॉक्सिंग। और जो अगला ऑप्शन है आपका, वो है बजरंग पुनिया। कांस्य पदक इन्होंने जीता। समापन समारोह के बिल्कुल यही थे। जो समापन समारोह था उसके ध्वजवाहक कौन थे? बजरंग पुनिया। ए बाबू, नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल लाए हैं भारत के लिए। और आज तक जानते हैं कुल कितने गोल्ड मेडल आए हैं? 10 स्वर्ण पदक आए हैं, जिसमें से 8 तो अकेले हॉकी में आए हैं। 1 ठो आया है निशानेबाजी में। 1 ठो आप जानबे कर रहे हैं किसमें? जेवलिन थ्रो, भाला फेंक भी इसको बोलते हैं। ये जेवलिन थ्रो। और निशानेबाजी में 2008 में अभिनव बिंद्रा चीन बीजिंग में जो हुआ था, वहीं पर इन्होंने पाया था निशानेबाजी में। तो कुल 10 गोल्ड मेडल भारत के लिए आज तक मिले हैं। कुल मेडल की बात करो तो 35 मिला है। तो ओलंपिक के लिए ना एक हम कंप्लीट वीडियो बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। तो आइए, आपका क्वेश्चन क्या था कि समापन समारोह के भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो कौन थे? बजरंग पुनिया, कांस्य पदक इन्होंने जीता था, और नीरज चोपड़ा ने गोल्ड स्वर्ण पदक जीता था। आइए अब आपको चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो बाबू, अगला क्वेश्चन है, जरा पढ़िएगा कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ये लीजिए, इतना इजी क्वेश्चन, सबको पता होगा कि कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो आपका पहला ऑप्शन है वही सही है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो जरा एक एक ऑप्शन के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। नंद वंश के जो राजा थे घनानंद, उन्हीं को मार करके इसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और किसकी सहायता से मारा था? चाणक्य। चाणक्य का और क्या नाम है? विष्णुगुप्त। क्या नाम है? विष्णुगुप्त। इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कौटिल्य। जानते हैं जो ये चाणक्य की जो नीतियों का, जो इनकी कहा जाता है कूटनीति का जो वर्णन है, वो किसमें है जान रहे हैं? मुद्रा राक्षस। तो जरा बताइए, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन? विशाख दत्त। विशाख दत्त। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य साम्राज्य की जानकारी किसमें मिलती है, तो ए बाबू मिलती है ना इंडिका में हो। और इंडिका को किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने।
किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने। और ये चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में ये जैन धर्म अपना लिया। और इसका जो गुरु थे वो कौन थे? भद्रबाहु। और ये कर्नाटक में, कहाँ? कर्नाटक में गौमतेश्वर वहां पर जा करके ये अपना जीवन का त्याग कर देता है। ठीक है, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, जानते माना ही जाता ना कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख की सेना थी। और ये जो सेल्यूकस निकेटर को पश्चिमी भारत से आजाद कराने वाला चंद्रगुप्त मौर्य ही था। आज देखिए एक बात बता रहे हैं, जब सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया ना, तो जानते क्या किया? ये दिमाग लगाया हो। जानते क्या किया? ये अपनी बेटी, उसकी बेटी का नाम था कार्नेलिया से शादी करा दिया। अब तो आप समझ रहे होंगे कि जब ये शादी करा दिया कार्नेलिया से इनका, तो फिर संधि हो गया। फिर बोला कि अरे भाई हमको भी कुछ राज्य दे दो, हम भी अपना है ना काम चलाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, बात करें जो दूसरे ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन क्या है? बिंदुसार। अब चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी माने लड़का कौन हुआ? बिंदुसार। बिंबिसार नहीं, बिंदुसार। और इसे अमित्र घात्रा भी कहते हैं। अमित्र घाता मतलब शत्रु विनाशक बिंदुसार को। और अगला ऑप्शन क्या है? अशोक। तीसरा ऑप्शन क्या है आपका? अशोक। तो ए बाबू, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार, और बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक। और आप एक चीज जानते होंगे कि भारत का सबसे पुराना शिलालेख अशोक का शिलालेख माना जाता है। कुल कितने शिलालेख बना था अशोक ने? 14 शिलालेख। इसके 13वें शिलालेख में किसका वर्णन है? कलिंग युद्ध का। किसका? कलिंग युद्ध का। 14वें शिलालेख में इन लोगों को क्या जब देखता है ना कि कलिंग युद्ध का भीषण तबाही देखने के बाद से 14वें शिलालेख में अशोक लिखता है कि बाकी लोगों को संदेश देता है कि आप इन सब चीजों से दूर रहें। अच्छा, जानते हैं इसके जो शिलालेख को 1837 में जेम्स प्रिंसेप सबसे पहले इन्होंने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले, उन्हीं को यह सफलता मिली थी शिलालेख को पढ़ने के लिए। ठीक है, और जो आपका एक और ऑप्शन है ना वो क्या है? पुष्यमित्र शुंग। ई कौन हो? तो ए बाबू, ई शुंग वंश का संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग। और ये मौर्य वंश के अंतिम शासक, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। बृहद्रथ किसने हत्या किया और किस वंश का स्थापना किया? शुंग वंश का। किसका? शुंग वंश का। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम जो ये बृहद्रथ था मौर्य वंश का संस्थापक, अरे मौर्य वंश का जो राजा उत्तराधिकारी था, वो अंतिम उसी को मार करके ये शुंग वंश का स्थापना करता है। तो बाबू अगला जो क्वेश्चन है ना, देखिए, खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पहला जो ऑप्शन है Na2CO3.10H2O। बिल्कुल नहीं, ये धावन सोडा है। कौन सोडा है? धावन सोडा। धोने के लिए यूज किया जाता है ये। इसका नाम क्या है? हो सोडियम कार्बोनेट 10 माने डेका, यानी डेका हाइड्रेट। तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। तो ये तो बिल्कुल है नहीं, ये तो धावन सोडा है। अगला ऑप्शन क्या है? वो
Na2O2, Na2O2 बिल्कुल नहीं। ये क्या है? सोडियम परऑक्साइड। क्या है ये? सोडियम परऑक्साइड। कहाँ यूज होता है? रंगाई में और हवा को शुद्ध करने में। किसको? हवा को शुद्ध करने में इसका प्रयोग होता है, सोडियम परऑक्साइड का। अगला क्या है ऑप्शन आपका? NaCl। अरे महाराज NaCl को तो सब लोग जानते होंगे ना, इसी को तो साधारण नमक कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र बताइए। NaCl नाम का हो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। और जो अगला आपका ऑप्शन है वो है Na2CO3। क्या है ऑप्शन आपका? अरे सॉरी, NaHCO3। तो ये क्या हो आपका? सोडियम बाई कार्बोनेट। इसी को कौन सोडा कहते हैं? हो खाने का सोडा। क्या कहते हैं? खाने का सोडा कहते हैं। आई जानते हैं केक को देखते हैं ना, बर्थडे पर केक होता है, वो क्रीम वाला जो होता है, उसी में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अगर भूल भी जाएंगे तो ऐसे याद करिएगा ना, खाने का सोडा माने खाई बाई, खाई बाई याद करे रहिएगा तो याद रहेगा कि आपको खाने का सोडा बाई वाला होता है। इसी में कंफ्यूज होंगे तो ये क्या होता है? धावन सोडा। ये क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट यानी खाने का सोडा। ठीक है, तो ये आपका जो हो गया, ये इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर चौथा। हाँ तो बाबू अगला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। तो देखिए एक और बात बता रहे हैं आपको कि ये जो क्वेश्चन है ना, आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो आपका काम क्या है? वो रिवीजन करना। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाए, जहाँ से आपने अभी तक पढ़ा है उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए। प्रैक्टिस के लिए तो आपको ये सेशन चल ही रहा है चारों ऑप्शन के साथ, इसको आप देखते रहिए और एकदम धैर्य मत छोड़िए। मिलेगा, आप ही को नौकरी मिलेगा। आपको नहीं मिलेगा तो मिलेगा किसको? मेहनत तो आप कर रहे हैं तो करिए, मिलेगा। तो आइए जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दाब की इकाई क्या है। तो पहला दे रहा है डेसिबल। है? बिल्कुल नहीं। ये किसका है? ध्वनि की तीव्रता का है। किसका है? ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की चाल कितना होती हो? 332 मीटर प्रति सेकेंड। अगला है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम बाबू बिल्कुल नहीं, इसको ए पर 0 करते हैं। ये किसका है? तरंग दैर्घ्य का मात्रक है। किसका है? तरंग दैर्घ्य का मात्रक है। अगला का ऑप्शन हो पास्कल। पास्कल किसका मात्रक है? दाब का। अच्छा बात कर रहे हैं एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य किसके तरंग दैर्घ्य का? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। अब प्रकाश की चाल कितना होती हो? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है आपके एसएससी में। और पास्कल का मात्रक क्या होता है? दाब। और एक चीज आपको बता दें, हाइड्रोलिक ब्रेक जो ट्रैक्टर में होता है ना, और भी गाड़ियों में होता है हाइड्रोलिक ब्रेक। पूछा जाता है हाइड्रोलिक ब्रेक किसके सिद्धांत पर काम करती है? पास्कल के सिद्धांत पर। और अगला क्या ऑप्शन हो आपका? डाबसन इकाई। डाबसन इकाई थोड़ा सा कुछ लोग नया इसमें सुन रहे होंगे। ये किसका है? ओजोन परत की मोटाई। ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, डाबसन इकाई का। और एक चीज आप जानते हैं 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर ओजोन परत संरक्षण दिवस लिख लीजिएगा। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर। तो जो आपका ऑप्शन है, क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि दाब की इकाई क्या है? तो ए बाबू दाब की इकाई क्या है? हो पास्कल। ऑप्शन नंबर तीसरा। अगले पर आते हैं। मेहरबा हम पे हर रात हुआ करती थी। मेहरबा हम पे हर रात हुआ करती थी, जब आँख लगती थी तो मुलाकात हुआ करती थी।
तो जरा आइए, आँख न लगाइए और यहाँ देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किन्हें भारत रत्न दिया जा चुका है। तो ए बाबू, हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि 4 राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं अभी तक जिन्हें भारत रत्न दिया जा चुका है। और आपको पता होगा कि भारत का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो है भारत रत्न, और दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है वो है नोबेल पुरस्कार। एशिया का अगर कभी पूछे, अगर भारत का सबसे बड़ा पूछे तो कौन? भारत रत्न। अगर एशिया का पूछे तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, इसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। और नोबेल पुरस्कार क्या है? दुनिया का अगर पूछे तो नोबेल पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल। अगर मैथ की दुनिया में पूछा जाए कि मैथ की दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, तो एबल पुरस्कार। भारत में अगर पूछा है कि वीरता की दृष्टि से सबसे बड़ा पुरस्कार, तो आपको पता होगा परमवीर चक्र। चलिए, हम पता नहीं कहाँ चले गए। आइए जरा अपने क्वेश्चन पर हम लोग लौट आते हैं। तो क्वेश्चन था कि निम्न में से किसे भारत रत्न दिया जा चुका है। अभी हमने आपको बताया है कि 4 राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जिन्हें अभी तक भारत रत्न दिया जा चुका है। आइए देखते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो क्या है? यस राधा कृष्णन को। ये दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे, सेकंड नंबर के राष्ट्रपति थे। इन्हें कब दिया गया? 1954 में। इसके बाद से ऑप्शन कौन है? राजेंद्र प्रसाद। ये 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं, फर्स्ट राष्ट्रपति यही हैं। इन्हें कब दिया गया था? 1962। उसके बाद से कौन हुए? जाकिर हुसैन तीसरे नंबर के थे, थर्ड। तुरंत इनके बाद मिला इनको 1963 में। एक तो जो हुए ये बाबू हुए APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता। और इन्हें कब मिला था? 1997 में मिला था भारत रत्न। ठीक है। और इनकी एक किताब है वो विंग्स ऑफ फायर। अगर मौका मिले आपको तो पढ़िएगा जरूर, नहीं तो YouTube पर अवेलेबल है, सुनिएगा जरूर। तो आपका जो प्रश्न था वो क्या था कि निम्न में से किसे भारत रत्न दिया गया है। तो भाई, पहला, दूसरा, तीसरा सभी, तो जो चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। और 4 राष्ट्रपति को दिया गया था। और राष्ट्रपति के बारे में एक बात और अगर हम आपको बता दें तो निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति का नाम बताइए। तो निर्विरोध चुने वाले जो राष्ट्रपति थे वो थे नीलम संजीवा रेड्डी। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। बाबू, अगला जो क्वेश्चन है ना, जरा देखिए। बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? यही तो आपको पता होगा, कर्नाटक में है बांदीपुर। और कहाँ है? तो कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। आपका पहला ऑप्शन सही है, लेकिन जरा देखा जाए मध्य प्रदेश में कहाँ है। तो बाबू, MP में कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ है? MP में। अगला ऑप्शन क्या है? उत्तर प्रदेश। UP में क्या है? दुधवा। और पीलीभीत भी कहते हैं, यहाँ पर पीलीभीत भी एक है टाइगर रिजर्व, ये भी है, और दुधवा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखे रहिएगा। और अगला ऑप्शन असम। ये बाबू, असम में 2 ठो, एक ठो मानस और एक ठो काजीरंगा। ठीक है। तो याद रखे रहेगा कि आपका बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में। मध्य प्रदेश में कान्हा, UP में दुधवा, और असम में मानस और काजीरंगा। तो बाबू, अगला क्वेश्चन है आपका ना, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो बाबू, बना ही लेते हैं। तो जरा देखिए, ये हो गया उत्तरी। चलिए हिंदी में लिखते हैं, हमारी मातृभाषा है।
दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। तो ए बाबू जो दक्षिणी बिंदु है ना वो है आपका इंदिरा पॉइंट। कहाँ है हो ये? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। उत्तरी बिंदु है इंदिरा काल, ये कहाँ है? J&K में। पूर्वी क्या हो? किबिथु, किबिथु, बालांगो भी कुछ लोग कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश। तो पूर्वी बिंदु क्या है? किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में है ही। और पश्चिमी क्या है वो? सरक्रीक का, सरक्रीक कहाँ है? गुजरात में है। तो क्वेश्चन आपका क्या पूछा था कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो इंदिरा पॉइंट है। आपको नज़र तो आ ही रहा होगा, तो नज़र उठाइए और यहाँ देखिए और दक्षिण बिंदु आपको नज़र आ रहा होगा इंदिरा पॉइंट। उत्तरी बिंदु इंदिरा काल J&K में है। पूर्वी तो बता ही दिए हैं, पश्चिमी ये रहा आपके सामने। तो आप ऑप्शन नंबर दूसरा को ट्रिक कर लीजिएगा, सही है आपका ये। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तो बाबू अगला क्वेश्चन है आपका, विंबलडन ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो जरा लिख लेते हैं, नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले नाओमी ओसाका जीती हैं? नहीं। दूसरा वाला देखते हैं तभी क्या जीती हैं? बारबोरा क्रेजिस्कोवा, क्रेजिस्कोवा, नमः अजीब अजीब है इन लोगों का। एस्ले बार्टी। चौथा है एम्मा रादुकानु। तो ए बाबू ये जानते हैं नाओमी ओसाका ऑस्ट्रेलियन ओपन जीती हैं, ऑस्ट्रेलियन। और है फ्रेंच बारबोरा क्रेजिस्कोवा फ्रेंच ओपन महिला एकल, सब महिला एकल है, महिला एकल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हर परीक्षा में पूछता है। और एस्ले बार्टी विंबलडन ओपन। और एम्मा रादुकानु US ओपन। तो ए बाबू और कुछ बात बता दें, हाई जो दोनों है ना ये हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। कौने कोर्ट पर? हार्ड कोर्ट पर, कृत्रिम मैदान पर। आई फ्रेंच ओपन ना ये लाल मिट्टी वाले पर, लाल मिट्टी। किस पर? लाल मिट्टी। और जानते हैं फ्रेंच ओपन को बहुत ज़्यादा बार राफेल नडाल ने जीता है, इसी वजह राफेल नडाल को लाल बजरी कहते हैं। ठीक है। और ये विंबलडन जो है ये कहाँ खेला जाता है? ये घास के मैदान में। कहाँ पर? घास के मैदान। तो अगर क्वेश्चन ये पूछते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच US ओपन कहाँ खेले जाते हैं, तो हार्ड कोर्ट पर। फ्रेंच ओपन कहाँ खेले जाते हैं? लाल मिट्टी वाले मैदान पर। और ये विंबलडन घास के मैदान पर। ये अकेला सा है जहाँ जो घास के मैदान पर खेला जाता है। तो आपका क्वेश्चन जो था वो क्या था कि विंबलडन ओपन का खिताब किसने जीता है? तो ए बाबू किसने जीता? एस्ले बार्टी। बाकी तो आपके सामने है ही, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मिडनाइट चिल्ड्रन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्या अरुंधति राय हैं? अरुंधति राय हैं? बिल्कुल भी नहीं। विक्रम सेठ हैं? बिल्कुल भी नहीं। तब कौन है? स्टीफन हॉकिंस? यो नहीं। तो फिर बचा एक ही। कौन बचे? सलमान रुश्दी। ठीक है। तो ये जो सलमान रुश्दी ने मिड नाइट चिल्ड्रेन इन्होंने लिखा है। स्टीफन हॉकिंस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। और ये सुटेबल
बॉय, बॉय, फुटेबल बॉय। और रति राय का द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, तो आपका जो चौथा ऑप्शन है वो सही है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। अच्छा एक चीज और बता दे रहे हैं यहीं पर, दास कैपिटल, दास कैपिटल के लेखक कौन? कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स। द गाइड, मालगुडी डेज, मालगुडी डेज, इसके कौन लेखक? आर के नारायण। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मालगुडी डेज, बहुत बार पूछता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा। एक और बता देते हैं, मीन कैंप, जरा बताइए तो जल्दी से कि मीन कैंप के लेखक कौन? जरा बताइए मीन कैंप के लेखक कौन? दुनिया का सबसे बड़ा तानाफा कौन? हिटलर। तो मीन कैंप का लेखक हिटलर कहाँ का था? जर्मनी का। अगला क्वेश्चन है कि सेव का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? कौन सा वर्णक कैसे पाया जाता है कि सेव का लाल रंग होता है? तो पहला जो है एंथोसायनिन, एंथोसायनिन, बिल्कुल सही है। एंथोसायनिन के कारण ही सेव का जो रंग होता है वो लाल होता है। अगला ऑप्शन क्या है उसके बारे में भी देख लेते हैं, लाइकोपीन। तो ए बाबू लाइकोपीन, टमाटरवा देखे हैं तो टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन के कारण। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है उसको भी देख लेते हैं, कैरोटीन, गाजर, गाजर का रंग जानते हैं? नहीं तो जानबा करते होंगे। ये पूछा भी क्या क्वेश्चन है, गाजर का जो रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। और अगला क्वेश्चन क्या हो, जैंथोफिल, 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 हल्दी का रंग जानते हैं ना कैसा होता है? कैसा होता है? पीला। जिसका शादी ब्याह होता है तो नहीं कर देखते हैं हल्दी लगाया जाता है, तो वही, तो किसके कारण? जैंथोफिल के कारण। तो आपका जो सेव में पूछ रहा था तो वो क्या है? एंथोसायनिन। और कैरोटीन आपका इंपॉर्टेंट है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये सही है। बाबू अगला क्वेश्चन है, जरा देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। अरे देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो एक ठो दिया है 1930, एक ठो दिया 1931 और एक ठो दिया 1932, एक ठो दिया 1942। तो ए बाबू 1942 में क्या हुआ था? वो भारत छोड़ो आंदोलन, 7 अगस्त 1942 को। तो ये तो नहीं होगा बच्चा, 30, 31, 32। तो तीसरे में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तीसरे वाले में भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। दूसरे वाले में कांग्रेस ने भाग लिया था। और कौन गया था कांग्रेस की तरफ से? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। और भीमराव अंबेडकर ने यहीं पर दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में क्वेश्चन पूछा जाए कि भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग किस गोलमेज सम्मेलन में की थी? तो याद रखे रहिएगा, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। अच्छा, एक घटना और इसी के साथ साथ आपको बता देते हैं कि जो पूना एक्ट, ये 1932, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, एक पहले दांडी और फिर गांधी, याद रखे रहिएगा। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। और दांडी मार्च 1930 में शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? साबरमती आश्रम से। ठीक है,
तो साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू हुआ था, कहाँ तक गया था? दांडी तक। तो 1930 में था और ये 1931 में, 1932 में पूना एक्ट। यानी आप दो चीज़ें जान गए। तो आपका जो क्वेश्चन था वो ये था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 में, और कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी गए थे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन याद रखे रहिएगा। और कभी कभी यो क्वेश्चन पूछ देता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन? तो भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, भीमराव अंबेडकर। और उस समय ब्रिटेन के, यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखे रहिएगा। है तो पता होगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था? भीमराव अंबेडकर साहब ने। और ब्रिटेन के उसमें पीएम कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। तो बाबू अगला जो क्वेश्चन है वह प्रारूप समिति के सदस्य निम्न में से कौन नहीं है? ध्यान से समझिएगा, कौन नहीं है पूछ रहा है। तो जो आपका पहला ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, बिल्कुल यही तो अध्यक्ष थे। अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर। ठीक है। एन गोपाल स्वामी अयंगर, बिल्कुल भी ये भी सदस्य थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये भी थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये किस चीज के थे? संचालन समिति। कौन? संचालन समिति और तदर्थ समिति। तो जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो चौथा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति में सदस्य नहीं थे। तो बाकी ऊपर जो तीनों लोग हैं वो प्रारूप समिति के सदस्य थे। कुल प्रारूप के समिति के अगर सदस्य पूछा जाए तो वो है टोटल 7। अच्छा चलिए एक काम हम आपको देते हैं कि प्रारूप समिति के 7 सदस्य हैं, 3 सदस्यों का हमने नाम बता दिए, 4 सदस्यों का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिए हमें। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो इस प्रश्न का वो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि संचालन समिति और तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है कि केंद्र राज्य संबंध से संबंधित महत्वपूर्ण आयोग या समिति कौन है? केंद्र राज्य हो तो ए बाबू जो पहला आपका ऑप्शन है सरकारी आयोग। आप बताइए सरकारी आयोग आपको लग रहा है? अरे बताइए ना, कहिए कि हाँ लग रहा है। इसका मतलब पहला आपका क्या है? सही है। तो केंद्र राज्य जो संबंध है, केंद्र और राज्य में जो संबंध होता है उसको किस आयोग की अनुशंसा पर? सरकारी आयोग। अच्छा दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, कोठारी आयोग शैक्षिक सुधार। जो कोठारी आयोग था ये किसके लिए था? शैक्षिक सुधार के लिए। किसके लिए? शैक्षिक सुधार के लिए। अगला कौन सा आयोग हो? नरसिम्हन समिति, बैंकिंग। अरे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नरसिम्हन समिति। नरसिम्हन समिति किस चीज के लिए? बैंकिंग सुधार। याद रखे रहिएगा इसको, बैंकिंग सुधार नरसिम्हन समिति। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या। स्वामीनाथन कौन क्या था? जनसंख्या, जनसंख्या नीति, स्वामीनाथन समिति। तो ये आपका जो क्वेश्चन था वो क्या था कि केंद्र राज्य संबंध सरकारी आयोग, ऑप्शन नंबर पहला। अगला जो क्वेश्चन है कर आईपीएल 2021 की विजेता टीम कौन है? आईपीएल 2021 वो 2008 से शुरू हुआ था, है ना। तो आईपीएल 2021 का विजेता कौन है? जरा बताइए कौन है आईपीएल का विजेता? तो आपको पता होगा चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स ये आईपीएल की क्या है विजेता? कितनी बार जीती है? 4 बार। मुंबई इंडियंस, मुंबई इंडियंस कितनी बार जीती हो बताओ? 5 बार। यानी सबसे ज़्यादा मुंबई इंडियंस, उसके बाद से चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है।
कोलकाता नाइट राइडर, कोलकाता नाइट राइडर ये इस बार हार गई या कितनी बार जीती है अभी तक? ये 2 बार जीती है। और दिल्ली कैपिटल वो तो है नहीं। तो प्रश्न क्या पूछा था आपका कि आईपीएल 2021 की विजेता टीम कौन है? तो चेन्नई सुपर किंग। ऑप्शन नंबर कौन सा हो? तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा। कौन हारा था पूछे तो कोलकाता नाइट राइडर्स। बाबू अगला जो क्वेश्चन है, लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ए बाबू लुईस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को। लुईस एक प्रकार की लिपि है, ब्रेल, लुईस ब्रेल लिपि। लिपि माने भाषा, और एक ऐसी भाषा है जो दिव्यांग लोग होते हैं वो छू करके उसे महसूस कर रहे हैं, उसी को ये लुईस ब्रेल एक लिपि है जिसे लुईस ब्रेल ने खोजा था। और इसी वजह से लुईस जो ब्रेल है यानी ब्रेल लिपि कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। अगला जो ऑप्शन है वो क्या है आपका? 10 जनवरी। 10 जनवरी को क्या है भैया बताइए आप? विश्व हिंदी दिवस। तो ए बाबू तनके बताइए जरा, विश्व हिंदी दिवस अगर 10 जनवरी को है तो 14 सितंबर को क्या है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। क्या है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और साथ साथ एक ठोर आपको बता रहे हैं कि 12 जनवरी को क्या है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? विवेकानंद के। किसके? विवेकानंद। और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। याद रखिएगा, ये कंफ्यूज मत होइएगा। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस और 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद के जन्मदिन पर, और 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है। और अगला ऑप्शन क्या है आपका? 30 जनवरी। तो ए बाबू 30 जनवरी को क्या है वो? शहीद दिवस। आप 15 जनवरी को साथ साथ बता दे रहे हैं। तो 15 जनवरी को क्या है? थल सेना दिवस, इंडियन आर्मी थल सेना दिवस। ए बाबू पराक्रम दिवस हो, यो बता दे रहे हैं। जनवरी वाला जितना है जनवरी का इंपॉर्टेंट आपको बता दे रहे हैं। 23 जनवरी पराक्रम दिवस, 23 जनवरी। ठीक है। तो जो आपका प्रश्न था वो क्या था कि ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी, ऑप्शन नंबर 1। जनवरी के एक और देख लीजिएगा, 9 जनवरी प्रवासी दिवस। इसी दिन महात्मा गांधी जी आए थे भारत में, तो प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो 9 जनवरी क्या हो गया? प्रवासी दिवस। 25 जनवरी एक और बता दे रहे हैं, पर्यटन दिवस। कौन सा दिवस? पर्यटन दिवस। तो जनवरी का लगभग इंपॉर्टेंट जो दिवस है वो हमने आपको बता दिया। तो एक बार पूरा का पूरा फिर से बता देते हैं। 4 जनवरी लुईस ब्रेल दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, तो 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 30 जनवरी शहीद दिवस, तो 15 जनवरी थल सेना दिवस इंडियन आर्मी, पराक्रम दिवस 23 जनवरी किसके नाम पर मनाया जा रहा है? ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, 1943 में कहे थे ये सिंगापुर में। और आज़ाद हिंद फौज के गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो याद रखे रहिएगा। हाँ, अगर गठन पूछा किसने किया था सबसे पहले, तो वो थे मोहन सिंह। और मोहन सिंह इनको बुलाए और बोले कि अब आज़ाद हिंद फौज का कमान आप संभालिए। तो याद रखे रहिएगा। और 9 जनवरी प्रवासी दिवस और 25 जनवरी पर्यटन दिवस। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं।